हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सी डेटा टाइप्स को इन डिटेल में। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट मैं भी नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहूँ। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर आपको इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस पढ़ना है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको दो मेथड दिख रहे होंगे, एक स्कैनएफ और दूसरा आपको प्रिंटएफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इनका क्या मतलब ये किस लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कैनएफ मेथड। ठीक है, अब स्कैनएफ मेथड कभी भी आपको सी लैंग्वेज में अगर इनपुट लेना हो तो स्कैनएफ मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना जो भी इनपुट लेना चाहते हो, यूजर डिफाइंड इनपुट अगर आप लेना चाहते हो तो स्कैनएफ मेथड आप यूज करोगे। और सेम वे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो कुछ भी चीज टर्मिनल पे, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ये दोनों इनबिल्ट फंक्शंस है सी लैंग्वेज में। ओके, तो ये दोनों इनबिल्ट फंक्शंस है सी लैंग्वेज में, और ये stdio.h हेडर फाइल्स में आपको मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस को अगर आपको यूज करना होगा तो आपको सबसे पहले stdio.h फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कोड पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि स्कैनएफ फंक्शन जो है इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है और प्रिंटएफ फंक्शन जो है आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम इंटीजर में देखते हैं। तो इंटीजर में मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन मैंने लिखा है और उसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने 2 और फिर यहाँ पर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया हुआ है मॉड्यूलस डी, देन 3 मॉड्यूलस डी और फिर यहाँ पर ए और बी विथ ऑपरेटर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपको याद होगा तो ये हमने इंटीजर के लिए यूज किया था। ठीक है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियोस में बैक जाके ये अच्छे से देख सकते हो, इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मॉड्यूलस डी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, और यहाँ पर भी मॉड्यूलस डी लिखा है, मतलब इंटीजर हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस डी के जगह पे एंड ए और एंड बी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी आप इनपुट लोगे, यूजर का जो भी आप इनपुट लोगे वो ए एंड बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसके आगे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं 2 और 3। तो ये 2 और 3 का क्या मतलब है, एक एक करके हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए यूजर ने अगर आपको इनपुट दिया हो, ठीक है, यहाँ पर अगर यूजर ने आपको इनपुट दिया हो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 2। ठीक है, ये आपका यूजर का इनपुट है और आपने क्या किया है, स्कैनएफ किया है। यानी क्या कि ये दोनों इनपुट जो है आपके, ये दोनों वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो ए में क्या हो गया आपका 1 स्टोर हो गया और बी में आपका 1 2 स्टोर हो गया। ठीक है, ये पहला टेस्ट केस था, तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मान लें कि यूजर ने आपको कुछ ऐसा इनपुट दिया हो जहाँ पर ए जो है 1 2 है और बी जो है 1 2 1। ठीक है, ऐसा इनपुट आपको दिया हो तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ए में आपका जो है 1 2 ही स्टोर हो जाएगा और बी में जो है आपका 1 2 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आपको यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट दिया हो 1 2 1 एंड यहाँ पे 1 2। ओके, अगर ऐसा कुछ इनपुट दिया हो तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर ए में जो स्टोर होगा, यहाँ पर ए में जो स्टोर होगा वो सिर्फ 1 2 ही स्टोर होगा एंड बी में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, यहाँ पर तो यूजर ने 1 2 1 ये जो इंटीजर है उसको स्टोर करने के लिए दिया था इनपुट, और यहाँ पर तो 12 दिया था, लेकिन यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 क्यों स्टोर हुआ। ठीक है, ये समझते हैं। अब आपने स्कैनएफ के आगे ना कुछ डिजिट लिखा है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। तो इसका कुछ मतलब है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर केवल 2 ही इंटीजर आपके जा पाएंगे
और यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 3, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट दिए हुए 1 2 1, ठीक है। यहाँ पर इनपुट जो है वो 3 डिजिट दिया हुआ है 1 2 1। तो इस केस में केवल 2 ही इंटीजर जो है ए में स्टोर होगा। तो ये पहला वाला जो है इनपुट वो ए में स्टोर हो रहा है और ये दूसरा वाला जो है वो बी में स्टोर हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का जो लिमिट है यानी ए में जो स्टोर होगा केवल 2 ही इंटीजर स्टोर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 ही स्टोर हो गया है ए में। और सेकेंड जो है इसमें 3 की लिमिटेशन है, यानी 3 डिजिट का आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 आपका स्टोर हो गया है, नेक्स्ट जो इंटीजर है वो आपका 1 है। तो ये 1 जो है वो बी में चला गया है, ये 1 जो है वो बी में चला गया है। देन उसके बाद आगे के जो 2 डिजिट है वो स्टोर नहीं हुए। इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पर समझते हैं हम कि ये 1 के बाद जो है आगे का जो लाइन है, मतलब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो स्पेस है। ये 1 के बाद जो आपको दिख रहा है आगे जो है वो स्पेस है। तो स्कैनफ में क्या होता है कि अगर आपको नेक्स्ट जो कैरेक्टर वो अगर नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपको स्पेस मिल जाती है तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है इनपुट लेना। तो इस केस में भी ऐसा हुआ है कि वे वहां पर 1 तो उसने स्टोर कर दिया, लेकिन उसको नेक्स्ट जो वैल्यू मिली है वो है आपका स्पेस। तो वो वहां पर स्टॉप हो चुका है इनपुट लेना। तो इसीलिए आपका बी में जो है केवल 1 स्टोर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 1 स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट अगर कैरेक्टर आपका स्पेस है, नेक्स्ट वैल्यू अगर आपकी जो है स्पेस है, तो वहां पर स्कैनर फंक्शन जो है रुक जाता है, ठीक है। उसका मतलब है वहीं पर स्टॉप हो जाना है। तो इस केस में आपका जो इनपुट स्टोर होगा वो a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा केस है। एक और केस ले लेते हैं। अगर इनपुट जो है 1 टू 1 है, इनपुट अगर 1 टू 1 है और यहाँ पर भी 1 टू 1 है, तो क्या आपका वैल्यू स्टोर होगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि पिछले केस में हुआ था 1 2 ही स्टोर होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है 2 है। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू अगेन 1 होगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर आपका क्या है, स्पेस है। तो स्पेस जहाँ पर भी होगा वहां पर आप स्टॉप हो जाओगे। तो ये इंटीजर में हमने देख लिया है स्कैनफ फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो स्कैनफ तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम होता है, सिंपली प्रिंट करना टर्मिनल पे जो भी आपको प्रिंट करना होगा। अब यहाँ पर मुझे मान लीजिए ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर सिंपल है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने डबल कोटेशन लिखा, उसके बाद मुझे चाहिए ए इक्वल टू, फिर यहाँ पर मॉड्यूलस टी कॉमा बी इक्वल टू मॉड्यूलस डी, फिर यहाँ पर ए कॉमा बी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो। तो यहाँ पर कैसे लिखा मैंने, ए इक्वल टू और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया इंटीजर का। तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट होगी और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, जो भी ए जो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और बी की जो वैल्यू वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, ए इक्वल टू, ठीक है। जो भी आपने ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है वही स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा टर्मिनल पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ए इक्वल टू, मान लीजिए कि यूजर इनपुट मतलब आपका जो ए का वैल्यू है वो यहाँ पर 1 और 1 2 है, ये वाला केस ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्रिंट होगा ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू कॉमा बी इक्वल टू 1 2, ये आपका आउटपुट टर्मिनल में आपको दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने स्कैनफ के आगे यहाँ पर कुछ डिजिट लिखा था, फॉर्मेट स्पेसिफायर के आगे हमने कुछ डिजिट लिखा था, वैसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर। तो यहाँ पर भी आप अगर यहाँ पर डिजिट लिख दो, मान लो यहाँ पर मैंने 2 और यहाँ पर 3 लिख दिया, तो ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर 2 लिखा है यानी मैक्सिमम लिमिट इसकी 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है मतलब यहाँ पर आपका 3 डिजिट तक वो प्रिंट कर सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट प्रिंट कर सकता है, लेकिन इनपुट में के मतलब
आपके वेरिएबल में केवल 1 डिजिट है, तो इस केस में ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। बट इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, यहाँ पर एक स्पेस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो लिमिट है यहाँ पर 2 है, तो वो 2 डिजिट ही प्रिंट करेगा, पहला स्पेस और दूसरा आपका वैल्यू। और यहाँ पर भी सेम होगा, पहले वो स्पेस दे देगा, ठीक है। तो आप जो भी डिजिट यहाँ पर आपने स्कैनएफ में देखा, यहाँ पर आप प्रिंट एफ में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी डिजिट लिखोगे उतने वो कैरेक्टर्स आपके प्रिंट करके देगा। ये तो हमने पढ़ लिया इंटीजर का। प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन कैसे वर्क करता है इंटीजर में। फ्लोटिंग पॉइंट में भी सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे हमने इंटीजर में देखा। इंटीजर में कैसे वर्क करता है, इसको सम अप कर लेते हैं। इंटीजर में यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो तो आप कैसे लिखते हो, एन मॉड्यूलस डी। जैसे यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है एन, यहाँ पर एन की जगह पर आप कोई भी डिजिट डाल सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 डाला है, ठीक है। तो एन मॉड्यूलस डी, ये इंटीजर के लिए इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका मॉड्यूलस डी है। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आपके फ्लोट वैल्यूज को भी ऐसे प्रिंट कर सकते हो। बस यहाँ पर आप क्या कर दोगे, फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं एन पॉइंट एम मॉड्यूलस एफ लिख दूंगी। फ्लोट वैल्यू है तो मॉड्यूलस एफ, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पर, एन, ठीक है। फिर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट, फिर उसके बाद एम, फिर यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने फ्लोट का यूज़ किया हुआ है। तो सिंपल है, जैसे इंटीजर वर्क कर रहा था। तो हमने स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन तो देख लिया है, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट में। अभी कैरेक्टर में भी कुछ इनबिल्ट मेथड्स यानी फंक्शंस होते हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक गेट कैरेक्टर है और एक पुट कैरेक्टर है, ठीक है। इनकी वर्किंग समझ लेते हैं। गेट कैरेक्टर मेथड जो है, गेट कैरेक्टर जो फंक्शन है कि इनबिल्ट फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल डालोगे उस वेरिएबल में आपका कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। और सेम वे पुट कैरेक्टर में भी आप जो भी वेरिएबल का नाम डालोगे वो वेरिएबल की वैल्यू जो है आपके टर्मिनल पे आपको आउटपुट के तौर पे दिखेगी। तो विद द एग्जांपल हम समझते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसे सिंटेक्स है, आपने क्या किया, सबसे पहले प्रिंटएफ फंक्शन यूज किया। प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वही सेम स्टेटमेंट आपको टर्मिनल पे आउटपुट के तौर पे दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर द कैरेक्टर, enter the character, double quotation close, round braces close and semicolon। सेमिकोलन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपका एंड ऑफ द स्टेटमेंट हो जाता है सेमिकोलन लिखने के बाद। तो आपने पहला ये प्रिंट किया एंटर द कैरेक्टर, देन उसके बाद आपने क्या किया, गेट कैरेक्टर फंक्शन यूज किया है। अब मान लीजिए आपने कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया होगा, यहाँ पर कैर ए करके एक वेरिएबल डिफाइन किया होगा। तो इस कैरेक्टर वेरिएबल में आप चाहते हो कि आपका जो भी कैरेक्टर है वो स्टोर हो जाए, यूजर डिफाइन जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाए किसमें, ए में, ठीक है। ये ए आपने पहले से डिफाइन करके रखा है। तो जो भी यूजर इनपुट देंगे वो कहाँ से स्टोर होगा, इस वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, ए है। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक था। नेक्स्ट लिखते हैं प्रिंट एफ। अब आप चाहते हो कि जो भी आपने कैरेक्टर यूजर से इनपुट लिया वही कैरेक्टर को आपको प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे, द वैल्यू सॉरी द कैरेक्टर यू हैव एंटर्ड, तो यहाँ पर सेमीकोलन, उसके बाद आप लिखोगे पुट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर के अंदर भी लिख दोगे ए। तो अब ये टर्मिनल पे आउटपुट कैसे देगा आपको ये समझ लेते हैं। ये आपका टर्मिनल है, आपको आउटपुट कैसे जनरेट होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट प्रिंट एफ का आपका आ जाएगा एंटर द कैरेक्टर, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो गया। फिर यूजर जो है एक कैरेक्टर जो है एंटर करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टर बी
जो है एंटर किया, तो एंटर द कैरेक्टर के बाद यूजर का जो भी कैरेक्टर है वो एंटर होगा। तो अब ये जो बी है वो स्टोर हो जाएगा मेरे वेरिएबल ए में। तो एक एक के पास क्या है, ठीक है, अब ए में क्या स्टोर हो गया, बी कैरेक्टर, ए में क्या स्टोर हो गया, बी कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट होगी आपकी, द कैरेक्टर यू हैव एंटर्ड। उसके बाद पुट कैरेक्टर में आपने जो भी वेरिएबल डाला होगा उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो पुट कैरेक्टर में आपने डाला है ए इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है बी, तो पुट कैरेक्टर आपने वेरिएबल ए का नाम डाला हुआ है, तो ए के अंदर क्या स्टोर है, बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेक्टर बी। तो ऐसे आपको आउटपुट जनरेट होगा। सिंपल था। गेट कैरेक्टर जो है कैरेक्टर को इनपुट लेता है और पुट कैरेक्टर जो है आपका वही मतलब कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो ये था आपका इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।